Bismillah. But today we are going to discuss the ideal gas. Ideal का मतलब हम common life में something very perfect. तो ideal gas means हम एक ऐसी गैस को डिस्कस करने लगे हैं कि जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं which can be found in most of the gases. मतलब कि अगर हम इस बिहेवियर को समझ लें तो बहुत सी गैसेस ना उनके बिहेवियर को समझ लें, राइट? वैसे आइडियल का मतलब परफेक्ट होता है, रियल में वो चीज परफेक्ट पॉसिबल नहीं, यानी अनरियल सी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं है बिल्कुल। जो नोबल गैसेस होती है ना, हैव यू एवर हर्ड ऑफ नोबल गैसेस? जो पीरियोडिक टेबल में सबसे आखिरी हमारा ग्रुप होता है, हीलियम, फिर नियॉन, ऑर्गन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये सारी इनर्ट नोबल गैसेस हैं, वो बिल्कुल इस ऐसा ही बिहेव करती। अच्छा, इस आइडियल गैस की थ्योरी, आइडियल गैस के बारे में हमारे कुछ पास्टुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो हमने जहन में रखने। समटाइम एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि आइडियल गैस इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल टाइनी आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम। अच्छा, रियल में हैव यू एवर हर्ड ऑफ आइसोटोप? कि एक ही गैस के या एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स अपने दूसरे एटम से हैवियर भी हो जाते हैं, मोटे भी, मास ज्यादा हो जाता है, तो सारे एटम के 100% इक्वल सेम। तो ये यहाँ पर ये चीज हम सपोज कर रहे हैं कि ये आइडेंटिकल है। अच्छा, पार्टिकल्स मूव कॉन्टिन्यूसली रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड, ये गैस में वेरी हाई स्पीड का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट कि नो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, आइडियल गैस पार्टिकल्स है ना, हम कहते हैं उनके पार्टिकल्स में कोई बॉन्ड्स, कोई अट्रैक्शन नहीं होती। रियल में गैसेस में निग्लिजिबल बहुत कम होती है, लेकिन हम आइडियल गैस में एग्जैक्टली कहेंगे कोई बॉन्ड नहीं। और दूसरा, क्योंकि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो जब भी मूव करेंगे तो ये आपस में कोलाइड करेंगे या बॉल्स ऑफ कंटेनर जिस चीज में बंद है उसकी बॉल से कोलाइड करेंगे। तो इनकी कोलाइंस हमेशा इलास्टिक कोलाइंस होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलाइंस? जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे, यानी एक पार्टिकल कोलाइड होकर वापस आएगा तो उसकी स्पीड रिमेन्स स्टेज द सेम। ये हम अज्यूम्स, ये अजम्पशंस हैं, अज्यूम कर रहे हैं ये सब बातें। नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, के आइडियल गैस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं ना उसके पार्टिकल्स पे, रियल में थोड़ा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कि ह्यूज गैस बिटवीन गैस पार्टिकल, आइडियल गैस पार्टिकल या गैस पार्टिकल्स में बहुत गैप होता है। मतलब क्या है कि अगर हम पार्टिकल्स को इकट्ठा कर लें, उनका एक्चुअल वॉल्यूम देखें कि पार्टिकल्स इकट्ठा होकर कितना है, तो जैसे पूरे रूम की जो एयर है, अगर हम उसके पार्टिकल को इकट्ठा करें ना, तो मेरे ख्याल में एक आधे गिलास जितना वो एक्चुअल वॉल्यूम होगा, और बाकी उनके दरमियान गैप ही गैप है बस। तो यानी जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है, उसके मुकाबले में जो पार्टिकल्स को हम इकट्ठा करके एक्चुअल वॉल्यूम मेजर करें तो वो बहुत बहुत लेस होता है, कम होता है, राइट? व्हाट डज दैट मीन? दे आर ह्यूज गैस। अच्छा जी, आइडियल गैस में हम गैस लॉज को, गैस के ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइडियल गैस जो सा होता है उसके लॉज आर अबाउट पी टी वी, पी प्रेशर, टी टेम्परेचर, एंड वी वॉल्यूम, यानी इसके बारे में है। ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है, हमने ओ लेवल में, ए लेवल में भी, और फिजिक्स में तो पढ़ते हैं ओ लेवल में, बॉयल्स लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्स लॉ? It states for a given mass of gas at constant temperature पर for a given mass of gas,
तो अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें ज्यादा तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? कॉम्प्रेस। ज्यादा प्रेशर लगाएं, लेट्स से एक बलून है तो उसमें एयर है, तो आप बलून को दबाओ तो उसका वॉल्यूम, या आपके पास बास्केटबॉल है, आप उसे दबाओ, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर यानी प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, अगर आप रिलीज करो प्रेशर छोड़ दो तो वो वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर कम करते हो तो वॉल्यूम ज्यादा, तो क्या प्रोपोर्शन है? इनवर्स। So pressure and volume are inversely proportional to for a given mass of gas at constant temperature. अच्छा, आपसे कोई पूछे इस बॉयज क्लास में क्या क्या चीजें कांस्टेंट रही हैं? टेम्परेचर भी, और व्हेन वी से ना गिवन मास ऑफ गैस का मतलब फिक्स मास, तो मास भी कांस्टेंट है, मास एंड टेम्परेचर स्टे द कांस्टेंट। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो वी नीड अ कांस्टेंट के, और v जो डिवाइड हो रहा है इधर, ये v कैपिटल V है, स्मॉल v स्पीड के लिए होते हैं, v वॉल्यूम है, ये v डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई। दिस टेल्स प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आंसर k आ रहा है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। इट टेल्स कि लेट्स से आपके पास एक गिवन मास ऑफ गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका एक प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। अगर आप प्रेशर को चेंज करके P2 कर देंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, लेट्स से V2, या वॉल्यूम चेंज करेंगे V1 से V2 तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आपस में रिलेशन। तो लेकिन एक अजीब बात होगी कि पहले प्रेशर को पहले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, ये कहता है प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो दूसरे प्रेशर को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके भी अगर लेट्स से आप थर्ड टाइम फिर चेंज करते हो कि अब आप प्रेशर या वॉल्यूम में से एक मरतबा और आपने चेंज कर दिया, नाउ द न्यू वैल्यू विल बी P3, और वॉल्यूम प्रेशर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, बट द आंसर प्रेशर इनटू वॉल्यूम विल स्टे द सेम। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? बॉयज लॉ के P1 V1 इज इक्वल टू P2, लेकिन ये फॉर्मूला हमने यूज नहीं करता, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, हमने यूज क्या करना वो आगे पढ़ेंगे अभी आस्ता आस्ता। अच्छा जी, नेक्स्ट चार्ल्स लॉ। व्हाट डू मीन बाय चार्ल्स लॉ? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यानी अगेन मास कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, असल में ना लॉ PTV, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम का है ना, तो हमने जब भी इन P प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम में से किसी दो का आपस में रिलेशन को डिस्कस करना है ना, तो तीसरी को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमने पढ़ा है कि चीजें एक्सपैंड होती है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम भी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। So for a given mass of gas at constant pressure, its volume is directly proportional to its thermodynamic temperature. अच्छा, खाली टेम्परेचर नहीं कहा, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का है। What do you mean by thermodynamic temperature? In Kelvin के, राइट? टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं लेना, कई दफा क्वेश्चन में वो सेल्सियस देगा, तो आपने क्या कर देना, 273.15 उसमें ऐड कर देना टू कन्वर्ट इनटू इसमें केल्विन। अच्छा, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें वी नीड अ कांस्टेंट के, राइट? अच्छा, ये टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है, डिवाइड रेशियो को कहते हैं, वो के है। के क्या है? कांस्टेंट यानी सेम। इट मींस हम एक गैस के पहले वॉल्यूम को टेम्परेचर तो जो भी था उसका पहले नोट किया T1 डिवाइड करें, तो अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर दें लेट्स से T1 से T2, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करके आंसर विल स्टे द, बस एक बात का ध्यान रखना, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, राइट? अच्छा, अब ना हमने ये भी फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमने फिर यूज क्या करना है? हमने एक्चुअली बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ का कॉम्बिनेशन है, उसे कहते हैं आइडियल गैस लॉ। अब वो क्या है?
भाई ये बॉयज लॉ क्या कहता था कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप देखें ये चीज नजर आ रही है, प्रेशर और वॉल्यूम। और फिर चौथा कह रहा था वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो कांस्टेंट है। तो गौर से देखें, ये V ओवर टी भी आ रहा है, तो ये है आइडियल गैस लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल गैस लॉ? कि उसमें फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, यानी क्या चीज कांस्टेंट रखनी है। तो बॉयज लॉ कहता था पीवी, पी इंटू वी कांस्टेंट है, इसमें वो भी आ गया। चार्ल्स लॉ कहता था वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें वो भी आ गया। तो पीवी ओवर टी इज कांस्टेंट। अच्छा जैसे ना, अब आप एक मिनट के लिए देखें, जब हम कह रहे थे ना पी इंटू वी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब उन दोनों के साथ एक एक मरतबा वन वन लगाया, एक एक मरतबा टू टू, द आंसर विल स्टे द। जब हम कह रहे थे वी ओवर टी कॉन्स्टेंट, जब हम कह रहे हैं कोई चीज कॉन्स्टेंट है, उन्हीं क्वांटिटी के साथ एक एक मरतबा वन वन, एक एक मरतबा टू टू, द आंसर विल स्टे द। तो बेटा जब आप कहते हो पीवी ओवर टी कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब इन्हीं क्वांटिटीज के साथ एक एक मरतबा वन वन, एक एक मरतबा टू टू लगाएं। तो ये है जो फॉर्मूला आपने यूज करना है। तो आइडियल गैस लॉ में जो पहला फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो ये होगा, पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। बस एक बात का ध्यान रखना है, लिखा भी हुआ है कि इनमें अक्सर वो टेम्परेचर सेल्सियस में देगा, लेकिन आपने यूज करना है इन केल्विन, कैसे 273.15 ऐड करके। राइट, क्लियर बेटा जी? तो ये है जो लॉ आपने यूज करना। अच्छा अब फिर वापस आ जाए, आइडियल गैस लॉ की कंडीशन क्या है, क्या चीज कांस्टेंट रखनी है। तो मैथ्स की क्या क्या यूनिट होती है, और केजी और ग्राम, ग्राम नहीं है ना, केजी किलोग्राम ही है। बेटा मोल, हैव यू एवर हर्ड ऑफ मोल? मोल किसे कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा मैस अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही कहते हैं एक्चुअली। मोल भी मैस ही है। तो बेटा जी, तो वो पीवी ओवर टी जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है? एन टाइम्स आर। तो बेटा एक तो फॉर्मूला ये यूज करें ना, पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। दूसरा, व्हेन वी से पीवी ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट क्या है? क्या चीज कांस्टेंट रह रही है? मास। तो मास की यूनिट मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पीवी ओवर टी इज इक्वल टू होगी, वो कांस्टेंट क्या है? एन टाइम्स आर। बेटा ये जो स्मॉल एन है ना, कैपिटल एन नहीं लिखना, डिफरेंस है दोनों में। स्मॉल एन कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और ये जो आर है ना, ये आइडियल गैस कांस्टेंट। अच्छा टी डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई। तो बेटा ये है जो आपने याद रखना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और इसमें जो एन है वो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ मोल्स है, और आर है आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डाटा में तो गिवन होती है, और लेकिन आपने पास पेपर में आप लोगों को याद रखनी है अगर अगली टॉपिकल्स करोगे। डाटा तो फुल जो अनसोल्ड पास पेपर है उसके साथ होता है यूजली, ठीक है। तो टॉपिकल के लिए याद रखना पड़ेगा, कैपिटल आर इज 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन, इट्स यूनिट। तो 8.31 इज इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मूला जो आपने याद रखना है, इसमें ये जो स्मॉल एन है ना, ये अब आप केमिस्ट्री ओ लेवल वाली याद करें। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये जो फॉर्मूला अब मैं शेयर करने लगा हूं नंबर ऑफ मोल्स का, ये आप केमिस्ट्री में यूज करते थे, आप फिजिक्स में दो चैप्टर्स में लगेगा, एक आइडियल गैस, एक न्यूक्लियर फिजिक्स। इसको इंपॉर्टेंस देनी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कि किसी भी मैटर के, मटेरियल के, प्योर मटेरियल सब्सटेंस होना चाहिए, उसके मास को उसके एमआर पे, एमआर कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, प्रॉपर नाम तो ये, राइट। इसी को हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, इसी को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं अगर एटम का, ये एक ही चीज के नाम है, एमआर। तो मास को एमआर, एमआर क्या होता है?
रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या इसी को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। इस फॉर्मूले में एक खास बात है, और वो खास बात क्या है कि बेटा ये वाहिद फॉर्मूला है जिसमें मास हमेशा ग्राम्स में यूज करते हैं, और इस फॉर्मूले से अगर हम मास निकालेंगे तो दैट विल आल्सो बी इन ग्राम्स। राइट बेटा, क्लियर। दूसरा इसका फॉर्मूला एक और भी होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल एन। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी है। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स के नंबर को एवोगैड्रस नंबर से डिवाइड कर दें, एन ए। ये एन के साथ ए स्मॉल ए नीचे लिखा हुआ है, ये क्या होता है? एवोगैड्रस नंबर। एवोगैड्रस नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.02 10⁻23। अच्छा, एवोगैड्रस नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी एक डेफिनेशन है कि इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इनसाइड 1 मोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी मटेरियल के 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो। और वैसे साइंटिफिकली डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स फाउंड इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, C12। बेटा कार्बन के 12 ग्राम एक्चुअली गिव यू 1 मोल, और 1 मोल के अंदर कार्बन का वो 1 मोल होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने 1 मोल के अंदर इतने होते हैं। राइट, ये नंबर याद रहेगा। अच्छा, ये दो फॉर्मूलाज याद रखें आपने। अच्छा, अब ना इस मामले की एक शेप और है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो एन का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रस नंबर। तो ये कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ओवर एवोगैड्रस नंबर एन है, वो रख दिया हमने मैथ्स की जगह। तो बेटा ये आर भी एक कांस्टेंट है और एन ए एवोगैड्रस नंबर भी एक। तो दोनों कांस्टेंट को अगर हम थोड़ा इसको रीअरेंज करें, एन ए को आर के साथ लिख दें ओवर में, तो ये क्योंकि दोनों एक फिक्स नंबर है तो इनका आंसर भी हमेशा, तो उस फिक्स को हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इन दोनों को डिवाइड करके आंसर ये आएगा। इसकी वैल्यू भी डाटा में गिवन होती। तो बेटा हमारा फॉर्मूला ना, ये आर ओवर एन ए के, उसकी जगह के लिख दे, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, उसकी एक और शेप बन जाती है, पीवी इज इक्वल टू एन के टी। अब क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, वहां एन स्मॉल है और वो स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स है। पीवी इज इक्वल टू एन के टी में एन कैपिटल है और कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और के की वैल्यू ये डाटा में गिवन होती है। इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन की ये दो फॉर्म है जो आपने याद रखनी है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कब यूज करेंगे? जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं या गिवन होंगे, मेंशन्ड होंगे। और पीवी इज इक्वल टू एनकेटी कब यूज करेंगे? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। राइट। अब बेटा जी विद दिस ना आइडियल गैस हमारा हाफ चैप्टर हो जाता है। नेक्स्ट ना एक हैवी डेरिवेशन है, वो है गैस प्रेशर का फॉर्मूला। अगर पूरे चैप्टर में अगर कोई टेक्निकल है तो वो ये, गैस प्रेशर। यहाँ हम इसकी डेरिवेशन नेक्स्ट लेसन में करेंगे, लेकिन ये एक रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि गैस में प्रेशर होता है। कोई एविडेंस है कि गैस में प्रेशर होता है? जी बेटा, हम बलून में जब एयर फिल करते हैं गैस, तो उसकी शेप बड़ी हो जाती है, चेंज हो जाती है। गाड़ी के टायर में कोई पंक्चर है, एयर नहीं आती, नहीं होती उसमें, तो वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाता है, ठीक है, लूज हो जाता है। लेकिन जब उसमें एयर फिल होती है तो टाइट, उसकी शेप बड़ी हो जाती है। इसके अलावा स्टीम भी तो गैस ही है जिसकी वजह से प्रेशर कुकर फट जाते हैं, अल्लाह रहम करे। तो कोई प्रेशर तो है इसका मतलब स्टीम में, स्टीम इज अ गैस।
अल्लाह रहम करे, कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो कोई केमिकल रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस होती है बॉम्ब में, तो वो गैस का प्रेशर ये जो बॉम्ब को ब्लास्ट कर रहा है इसका तो है। अच्छा, गैस में प्रेशर क्यों है? ओ लेवल में ही पढ़ा है और हमारी डेरिवेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि गैस पार्टिकल्स ना किसी भी, दे मूव कॉन्टिन्यूसली एंड रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड, जैसे हमने ऊपर भी ये डिस्कस किया। तो जब मूव करेंगे गैस पार्टिकल्स तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अच्छा, एक दूसरे को भी कोलाइड करके भेजेंगे किधर? वॉल्स की तरफ। तो वॉल्स से जब कोलाइड करेंगे तो ये एक चीज है इनमें रखनी है और डेरिवेशन में भी इंपॉर्टेंट है। टकराएंगे तो क्या होगा? एक चीज दूसरी चीज को टकराएगी, फोर्स लगेगी। क्यों? फोर्स इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उनके मोमेंटम चेंज होंगे, मोमेंटम में जब भी चेंज आएगा तो वो फोर्स की वजह से आता है। तो इसका मतलब जब वो कोलाइड करेंगे उनके मोमेंटम्स विल बी चेंज, और जब मोमेंटम चेंज होंगे अ फोर्स पर यूनिट एरिया, जी, तो फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी क्रिएटेड, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही प्रेशर कहते हैं। राइट? क्लियर? एनी क्वेश्चन?